एक्सक्लूसिव खबर के साथ सरकार भले ही नीट में बड़े पैमाने पर पेपर लीक से इनकार कर रही है, लेकिन आने वाले बजट में इसका डैमेज कंट्रोल देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल हायर एजुकेशन को लेकर कई बड़े ऐलान संभव है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधा जुड़ते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, ये बताएं कि सरकार के स्तर पर क्या कुछ तैयारी चल रही है, खासतौर पर बजट के जरिए इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल करने की? जी बिल्कुल, सरकार इस बजट में कई सारी ऐसी घोषणाएं कर सकती हैं जिससे ये दिखे कि वो जो एस्पिरेंट्स हैं या जो छात्र हैं उनके साथ हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी घोषणा हो सकती है वो है हायर एजुकेशन में और खासतौर पे मेडिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। खासतौर पे मेडिकल एजुकेशन में यूजी और पीजी यानी कि एमबीबीएस और एमडीएमएस दोनों ही लेवल पर नई सीटें क्रिएट की जा सकती हैं, इसकी घोषणा कर सकती है। और कई सारे नए मेडिकल कॉलेजेस को खोलने की भी घोषणा हो सकती है। खासतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और जो रेफरल हॉस्पिटल्स हैं, इनसे अटैच्ड मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा इसमें कई जा सकती है। इसमें आपको बता दें, जो एक आइडियल बैच साइज माना जाता है एमबीबीएस के लिए वो 150 होता है, लेकिन इसको बढ़ाकर 200 या 250 तक कुछ जगहों पे, कुछ खास जगहों पे किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी है उसको भी बढ़ाना होता है। तो ऐसे कई जगहों पे, कई कॉलेजेस में इसको बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। साथ ही जो एम्स हैं उनके अपने जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको बढ़ाया जा सकता है और उसके साथ ही जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे उसको बढ़ाने की घोषणा भी की जा सकती है। खासतौर पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई सारे नए मेडिकल कॉलेजेस की इसमें बजट की घोषणा की जा सकती है। और सिर्फ मेडिकल ही नहीं, आईआईटीज और आईएम्स वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की घोषणा की जा सकती है ताकि नए सीट्स क्रिएट कर सके और इसके लिए नई जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट है उसको भी किया जा सकता है, इसकी भी घोषणा की जा सकती है। कुल मिलाकर सरकार कई सारे हायर एजुकेशन को लेकर ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे कि ये लगे कि वो छात्रों के साथ है और इस पूरे मामले में वो छात्रों के साथ है। शुक्रिया रोहन इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो विनिवेश के मोर्चे पर सरकार ने गो स्लो की पॉलिसी अपना ली है, इसका असर बजट में दिख सकता है। सूत्रों के मुताबिक बजट में विनिवेश के मुद्दे पर सरकार खामोशी अख्तियार कर सकती है। पूरी खबर समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, मार्केट और इकोनॉमी के हिसाब से ये बड़ी खबर है, क्या जानकारी मिल रही है आपको सूत्रों से? देखिए, खास तौर से जब से सरकार ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी यानी विनिवेश की नीति का औपचारिक ऐलान किया है, तब से हर बार बजट में सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी रहती हैं कि विनिवेश को लेकर सरकार की रणनीति क्या है। और अब खास तौर से ये निगाहें और ज्यादा टिकी रहेंगी क्योंकि अब घटक दलों की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की नहीं है। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस विनिवेश के मोर्चे पर सरकार अब थोड़ा सा ठंडे रुख पर दिखेगी और बजट में इस तरफ शायद कोई ऐलान ना हो। जी हां, विनिवेश के मोर्चे पर कोई ऐलान ना हो, विनिवेश का कोई लक्ष्य भी नहीं दिया जाएगा, इसकी संभावना काफी पूरी है इस बार बजट में। हां, यहां पे सरकार ये जरूर बोलना चाहेगी कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनको और मजबूत करने पर सरकार ध्यान देगी, वैल्यू अनलॉकिंग पर ध्यान देगी ताकि उनके जो एसेट है उनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, उनके मैनेजमेंट को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाया जा सके। और ये इसका एक रोड मैप सरकार यहाँ पे पेश कर सकती है सरकारी कंपनियों को मजबूत करने का, और इसकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को दी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि इस बार के बजट में विनिवेश को लेकर ऐलान नहीं होगा, सरकारी कंपनियों को मजबूत करने को लेकर ऐलान यहां पर होने की संभावना है। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहे, एक और खबर पर आपके पास वापस लौटेंगे। आने वाले बजट में सरकार का बड़ा फोकस ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर रह सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके तहत ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर खास जोर रहने वाला है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, इस ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन पर जो फोकस की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार सरकार बजट में ग्लोबल वैल्यू चेन के ऊपर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब ये हुआ कि जो भी सामान बनता है उसके सारे कंपोनेंट जो हैं वो भारत में ही बने, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। मिसाल के तौर पर अगर कार बन रही है तो कार का इंजन यहाँ बन रहा है तो चिप चीन में ना बने, दूसरे पार्ट्स दूसरे देश में ना बने। तो ऐसा इसको ग्लोबल वैल्यू चेन कहते हैं। इसमें भारत अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है
और इसमें फिलहाल जो है पूरे दुनिया भर में जितना भी कारोबार होता है ग्लोबल वैल्यू चेन का, उसमें 70% कारोबार सिर्फ इसी का होता है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में ग्लोबल वैल्यू चेन की हिस्सेदारी 70% है और उसमें भारत की हिस्सेदारी मुश्किल से 1.5% है। तो भारत अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहता है और इसके लिए 2 सेक्टर पर खास जोर है जहां पे सबसे ज्यादा क्षमता दिख रही है सरकार को। वह है आपको ऑटो सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। ऑटो सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ग्लोबल वैल्यू चेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ठोस ऐलान बजट में कर सकती है, जैसे इनोवेशन को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च को बढ़ावा देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करना, बड़े क्लस्टर बनाए जा सके इसके लिए इंसेंटिव देना। तो ये सारे कदम हैं जो ग्लोबल वैल्यू चेन के तहत सरकार उठाना चाहेगी और इस बारे में नीति आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है और कल जब प्रधानमंत्री अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर रहे थे तो वहां भी ये प्रस्ताव आया, इस पर चर्चा हुई है। तो माना जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार इस ग्लोबल वैल्यू चेन के ऊपर एक रोड मैप पेश करते हुए दिखे आपको। शुक्रिया लक्ष्मण जी इन दोनों खबर पर हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार ने शानदार कमबैक किया। टीसीएस के नतीजों ने बाजार में जोश भरा। आज सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 622 पॉइंट चढ़कर 80,519 पर और निफ्टी 186 पॉइंट चढ़कर 24,502 पर बंद हुआ। मिड कैप निफ्टी बैंक में मुनाफा वसूली रही तो वहीं टीसीएस नतीजों के बाद आईटी शेयरों में शानदार तेजी देखी गई। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 4.5% चढ़कर बंद हुआ। आज के बाजार में रियलिटी, ऑटो और पावर शेयरों में दबाव रहा। तो बाजार में क्यों बनी हुई है लगातार तेजी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो जून में 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का मार्केट मजबूत हुआ है, ये कहना है सियाम के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल का। विनोद अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। जो इस बार के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, मॉडरेट दिख रहा है पैसेंजर व्हीकल्स में, लेकिन 2 व्हीलर्स में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ओवरऑल इस आंकड़े को कैसे आप एनालाइज करते हैं और इसके बेसिस पे हम क्या आउटलुक कर सकते हैं, क्योंकि मानसून भी अब अच्छे से आ चुका है, आने वाले समय में क्या फोरकास्ट हो सकता है? देखिए, सबसे पहले इंडस्ट्री जो है Q1 की कुछ सेगमेंट्स में मॉडरेट है, कुछ सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि अच्छी Q1 अच्छा रहा है इंडस्ट्री के लिए और आने वाले समय में भी अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि एक तो मानसून अच्छा है और एक फेस्टिव सीजन भी आने वाला है। तो ये दोनों फैक्टर्स को देखते हुए और उसके ऊपर हमें ये उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट का भी बजट आएगा वो भी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, जिससे इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगी। तो देयरफॉर ओवरऑल इकोनॉमी और अच्छी तरह से ग्रो करेगी और उसके कारण से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो भी अच्छी रहेगी। सर, एक्सपोर्ट्स में भी अच्छा हमें सुधार देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट और कमर्शियल में क्या सीन है? देखो, एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा एक सुधार आया है कि जो पिछले साल तक एक्सपोर्ट्स काफ़ी गिर रहे थे, तो इस साल फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट्स जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मेरे को उम्मीद है कि आने वाले समय में भी एक्सपोर्ट्स अच्छा रहेगा। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, यूपी गवर्नमेंट की हाइब्रिड कार को लेकर जो पॉलिसी है, आपके अपने एसोसिएशन में अलग अलग व्यू है, क्या इसको लेकर कोई कंसेंसस है या फिर अभी आप अपनी कंपनियों पे छोड़ दिया है? ये कंपनियों के ऊपर है, बिकॉज सब कंसेंसस कंपनियों में नहीं है, तो हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहेंगे। ऑटो सेक्टर की आपके एसोसिएशन की तरफ से कुछ की डिमांड्स आप बता सकें और क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीदें यही है कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आना चाहिए, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की एलोकेशन जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और रूरल इकोनॉमी के लिए कुछ और इनिशिएटिव्स होने चाहिए जिससे इकोनॉमी और ग्रो करे और उसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कुछ इंसेंटिव्स होने चाहिए। अदानी पोर्ट्स आज बाजार के फोकस में है। केरल के विजयनगरम पोर्ट में कंपनी ने शुरुआती निवेश किया है। 2028 तक कंपनी की इस पोर्ट पर 20,000 करोड़ निवेश की योजना है। इस मौके पर कंपनी के एमडी करण अदानी ने कहा कि ग्राहकों को सस्ता लॉजिस्टिक सप्लाई देने पर कंपनी का फोकस रहेगा। करण अदानी से एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरे सहयोगी यतन मोता ने। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी आपने जो केरला में डेवलप की है, इसके बारे में हमको बताइए
और कुल मिला के कितना केपेक्स और बचा हुआ है? आप This port is a very significant port, Virinjam port. It is country's first fully automated terminal, container terminal, transshipment terminal, and also it is one of the deepest port in the country. I'm also proud to say that this is, if not wrong, this is one of the most advanced, technologically advanced terminal in South Asia. We have used video analytics, we have used AI as well as robotics to do the operation. So from a technology, what India can do, this is a showcase project for not just for us, but I think for the whole country. चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में हो रही है होटल पॉलिटिक्स। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां आज विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में है। सबसे ज्यादा बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में है। महायुति से बीजेपी के 5, शिवसेना के 2, एनसीपी के 2 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि महाविकास आघाड़ी से शिवसेना यूबीटी का 1, कांग्रेस का 1 और एनसीपी का भी, माफ कीजिएगा, एनसीपी शरद पवार का भी 1 उम्मीदवार मैदान में है। विधान परिषद की 1 सीट जीतने के लिए 23 वोट जरूरी हैं। चुनाव में सभी दलों को क्रॉस वोटिंग का डर भी सता रहा है, इसलिए महायुति और एमवीए दोनों ने विधायकों को होटल में रखा है। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के केस में उन्हें शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा, क्योंकि वे सीबीआई के केस में हिरासत में हैं। पूरा मामला समझने के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। तो असीम, बताएं किस तरह से एक तरफ राहत मिली, लेकिन जेल की सजा तो अभी काटनी पड़ेगी, न्यायिक हिरासत बरकरार रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई मई महीने में की थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो 90 दिनों से जेल के अंदर है। राइट टू लाइफ सर्वोपरि है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, ये फैसला उनका खुद का होगा। सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर दखल नहीं देगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या पूछताछ करने के लिए गिरफ्तारी का आधार क्या होना चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला एक बड़ी बेंच को रेफर कर दिया। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल की रिहाई का रास्ता साफ नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल जेल के अंदर रहेंगे। सीबीआई उनको ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुकी है और सीबीआई की हिरासत में अभी वो फिलहाल है। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इस याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी। तब देखना होगा अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं या नहीं। शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। देश में राष्ट्रपति भवन से लेकर नई संसद और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली सरकारी संस्था सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आज 170 साल की हो गई है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में सीपीडब्ल्यूडी का 170वां वार्षिक समारोह बनाया गया। यहां आवासीय और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इस मौके पर मनोहर लाल खट्टर ने सीपीडब्ल्यूडी के बड़े प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता की तारीफ करते हुए संस्था को विकसित भारत के निर्माण में भूमिका बढ़ाने की सलाह दी। आखिर काम हम एक से कराते हैं, दूसरे से कराते हैं, तीसरे से कराते हैं, लेकिन हमारी साख उसी में है कि हम बढ़िया कराते हैं, हम कॉस्ट इफेक्टिव कराते हैं, हम टाइमली कराते हैं, हम क्वालिटेटिवली उसका ध्यान रखते हैं। हमारा क्वालिटी कंट्रोल ये अच्छा है। कई बार ऊपर से दिखने में अच्छा होता है, लेकिन अंदर क्या है वो तो कुछ साल के बाद पता लगता है कि क्या हुआ, ध्वस्त हो गया।
केवल देखने से पता नहीं लगता। आपके पास सब तरह के तरीके हैं, मेथड्स हैं कि क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, टाइमली, ट्रांसपेरेंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी होती हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है 2047 का, उस समय तक देश की जो जितने पैरामीटर्स हमको ठीक करने हैं, उसमें निर्माण कार्य इसको भी हम कैसे बढ़िया बना सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल जो एक्टिविटी है, फिजिकल जो हमारा निर्माण है, हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी प्रगति में, जो हमारी आर्थिक प्रगति है, भौतिक प्रगति है, उसके अंदर बहुत कुछ जोड़ती है। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूजा पर लगे आरोपों पर अब सरकार भी सख्त हो गई है। फर्जी प्रमाण पत्र जमा करा के आईएएस बनने के आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी 2 हफ्ते में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं पुणे पुलिस ने पूजा खेडकर को नोटिस भेजा है। पूजा खेडकर की प्राइवेट कार पर 26,000 रुपए के चालान को लेकर नोटिस भेजा गया है। ये वही लग्जरी कार है जिसे पूजा खेडकर ने लाल बत्ती लगाकर इस्तेमाल किया था। इस बीच नवी मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूजा खेडकर ने स्टील चोरी मामले में गिरफ्तार अपने रिश्तेदार को रिहा करने के लिए नवी मुंबई पुलिस पर दबाव डाला। उन्होंने मई में नवी मुंबई पुलिस के डीसीपी को फोन किया। नवी मुंबई पुलिस ने यह रिपोर्ट बुधवार को गृह विभाग को भेजी है। देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों बारिश का कहर जारी है। कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग पलायन करने को मजबूर है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश किस तरह से कहर बरपा रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से मुख्य सड़कों समेत कई प्रमुख रास्ते बंद हैं। असम में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां बिजली गिरने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में कई शहरों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश में रेलवे स्टेशन झरना बन गया है। बिहार के पूर्णिया में 5 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। यहाँ कंकई, महानंदा, परमान और दास नदी पूरी तरह से उफान पर बह रही हैं। वहीं नेपाल में सवारियों से भरी 2 बसें लैंडस्लाइड की चपेट में आने के बाद त्रिशूली नदी में बह गई। इस हादसे में 7 भारतीय और 1 बस ड्राइवर की मौत हो गई है। वहीं 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। दोनों बसों में ड्राइवर समेत 63 यात्री सवार थे। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन लगातार बारिश और पानी के तेज बहाव के चलते सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। नेपाल में बारिश और खराब मौसम के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पिछले 7 दिनों में करीब 62 लोगों की मौत हुई है और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट आज एक दूजे के हो जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और जाने माने उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की आज शादी है। इस ग्रैंड शादी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से कई जानी मानी हस्तियां मुंबई पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सचिन तेंदुलकर, लालू यादव का परिवार, रैपर हनी सिंह और ब्रिटेन से वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और दक्षिण कोरिया से सैमसंग कंपनी के चेयरमैन ली जेंग योंग जैसी नामी शख्सियत मुंबई पहुंच चुकी हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में 7 फेरे लेंगे। शादी के बाकी कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में होंगे।